आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज कहा कि तेलंगाना में आने वाले असेंबली इंतखाबात में ऐसे पार्टी कायदीन को टिकट दिए जाएंगे जो अवाम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने पार्टी में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर देते हुए मीडिया के सामने अपने मसाइल पेश करने के खिलाफ पार्टी कायदीन को इंतबाह दिया और उन्हें मशवरा दिया कि वो जमीनी सतह पर अपने मुतालिक हलकों में सरगर्म हो जाएं। तेलंगाना के 2 रोजा दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तौसी इजलास को मुखातिब किया। इस बात का अदा करते हुए कि आने वाले इंतखाबात में TRS और कांग्रेस के दरमियान रास्त लड़ाई होगी, उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि मेरिट की बुनियाद पर ही उन इंतखाबात में पार्टी टिकट दिए जाएंगे। उन्होंने वजाहत की कि किसी भी लीडर या कारकुन को आसानी के साथ टिकट मिल जाने का भरोसा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो किसानों के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करें, छोटे ताजरीन के मसाइल पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मेरिट की बुनियाद पर नौजवानों को टिकटों के अलॉटमेंट में ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक खानदान है और किसी को भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके खिलाफ इम्तियाज हो रहा है। काम की बुनियाद पर इनाम दिया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि कोई लीडर सीनियर है या जूनियर। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने मजीद इशारा दिया कि आज़ादाना सर्वे और ज़मीनी सतह की रिपोर्ट हासिल करने के बाद ही टिकट दिए जाएंगे। उन्होंने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वह हैदराबाद में बैठेंगे तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कायदीन को दिल्ली भी न आने का मशवरा दिया और कहा कि इसके बजाय वो अपने हलकों और देहातों में अवाम के करीब जाएं। राहुल गांधी ने अजरा मजाक कहा कि उन्हें मालूम है कि आपको हैदराबाद में अच्छी बिरयानी और अच्छी चाय मिलती है, लेकिन आपको हैदराबाद छोड़कर देहातों में अवाम के पास जाना होगा। चुनाव में लड़ाई TRS और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్యన భీకరమైన పోరాటం ఉండబోతుంది, యుద్ధం ఉండబోతుంది। KCR ने तेलंगाना को लूटा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पुलिस है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, मगर जनता नहीं है। हमारे सामने 2-3 लक्ष्य हैं। पहला यह है कि जो तेलंगाना जो हमने बनाया था, तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर हमने बनाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए और तेलंगाना को एक मॉडल स्टेट बनाने का सपना। चुने हुए लोगों की सरकार नहीं, मोनोपोलिस्ट की सरकार नहीं, किसानों की, गरीब लोगों की, तेलंगाना के हर व्यक्ति की सरकार हम बनाना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हम फोकस करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी में यूनिटी की जरूरत है। टिकट मिलेंगे, मेरिट के बेसिस पे मिलेंगे। गलत फहमी में किसी को नहीं होना चाहिए। बाद में मुझसे यह मत कहना, आज अच्छा तरह सुन लीजिए, टिकट मिलेगा, मेरिट के बेसिस पे मिलेगा। जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और ये हमारा परिवार है, तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। और चाहे कितने भी सीनियर हो, कितने भी साल की हिस्ट्री हो, काम नहीं करेंगे टिकट नहीं मिलेगा। और इंडिपेंडेंट फीडबैक लेकर, ग्राउंड फीडबैक लेकर टिकट मिलेगा। तेलंगाना की जनता जिसको चाहती है, तेलंगाना की जनता के पास जो रहता है, काम जो करता है, उसको कांग्रेस पार्टी रिवॉर्ड करे। चुनाव कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के उन कायदीन से मुलाकात की जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते जामिया उस्मानिया में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। तेलंगाना के अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी चंचलगुड़ा जेल पहुंचे और कांग्रेस के शोबे तुलबा NSUI के 18 कायदीन और कारकुनों से मुलाकात की। जेल पहुंचने से कबल राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस एक पाबंदी
डिसिप्लिन कारकुनों की जमात का नाम है जो नाइंसाफियों के खिलाफ बेतकान जद्दोजहद करते हैं। वो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस लीडर के साथ सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का भी थे, जिन्होंने एनएसयूआई के रियासती सदर बी वेंकट और दूसरों के साथ बातचीत की। राहुल गांधी ने तुलबा और नौजवानों को दरपेश मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। उन्होंने एनएसयूआई के कायदीन के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। एनएसयूआई के कायदीन को यकम मई को जामिया उस्मानिया में एहतजाज के दौरान उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो राहुल गांधी को जामिया के दौरे की इजाजत न देने पर मुजाहरा कर रहे थे। एहतजाजी जामिया निजामिया की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में घुस पड़े और उन्होंने वाइस चांसलर के मुख्फल दफ्तर को तोड़ने की भी कोशिश की थी। उन कायदीन और कारकुनों ने मुबैना तौर पर दरवाजे के शीशे तोड़ दिए और वाइस चांसलर के अलावा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एनएसयूआई के कायदीन ने यह इल्जाम भी आयद किया था कि वाइस चांसलर चीफ मिनिस्टर केसीआर की इमा पर काम कर रहे हैं। एनएसयूआई के उन कायदीन और कारकुनों को गैर कानूनी इस्तेमाल, हमला, फसाद और सरकारी मुलाजिमीन को फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने की कोशिश से मुतालिक ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया था। एक खातून पुलिस कांस्टेबल ने भी एनएसयूआई के कायदीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अभी आप सबको पता है, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी और भट्टी जी को भी अलाउ किया गया है जेल में जाकर के। हमारे जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वेंकट है वहाँ पर, बन्नूर वेंकट, उनके साथ और सारा उनके साथी है नॉन अवेलेबल वारंट। उन लोगों ने क्या किया, इतना ही पूछा कि वीसी से आप क्यों नहीं दे रहे हो परमिशन। वहाँ पे जेल में आने की जरूरत क्या थी। लोगों का खामखा उन पर केस डाल के इतना सारे बच्चों को, यंग स्टूडेंट्स को लेकर आकर के जेल में रखा गया। इसीलिए जब राहुल जी को पता लगा, कह रहे कि हम आ रहे हैं, हम जरूर उनसे मुलाकात करेंगे, उनको भरोसा देंगे, हम उनके साथ हैं, उन्हें बाहर लेके आए। तो वो भरोसे के लिए राहुल गांधी जी अंदर गए हैं। उनके बीच में क्या बातचीत हुई ये तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम और हमारे दो एमपी वेंकट रेड्डी जी, उत्तम रेड्डी जी और इवन डीसी के प्रेसिडेंट को भी नहीं अलाउ किया। अब आप देखिए ज़्यादरी कैसी है इस गवर्नमेंट की। पीसीसी प्रेसिडेंट को भी उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। तो इस तरह से गवर्नमेंट चला रहे हैं और हम लोग कितनी उनसे परमिशन पूछ रहे हैं। तो आज ही आया परमिशन थोड़ी देर पहले। अब हमारी और एक मीटिंग, उसके बाद और एक दो मीटिंग है राहुल गांधी के फिक्स प्रोग्राम से। फिर भी उन्होंने जब पता लगा कि उन्हें परमिशन दिया गया है 1+1 तो आ गए। तो ये तो अच्छा हुआ। उसके बाद सभी अच्छा ही होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। उनकी कोशिश जरूर रहेगी। उनको भी पता है कि किस तरह से कांग्रेस स्टूडेंट विंग हो या हमारी नेचर विंग हो, हम हो या यूथ हो या महिला हो, किस तरह से डट के कांग्रेस इस गवर्नमेंट से कांग्रेस लड़ रही है। आप क्या समझ रहे कि क्या कांग्रेस जंप बैक? आप देखिए, जो भी हम लोगों को देखता है उसके मुंह से मुस्कुराहट आ रही है। अनजाने लोग भी तो वो मुस्कुराहट क्या करेंगे। कह रहे हैं कि आप आ जाओ। हमें मैसेजेस आते हैं, कौन सा कल की सभा में भी इतनी भारी सभा में इतने घंटे वहाँ के लोग बैठे रहे। और कैसे बैठे रहे, किस लिए बैठे, खाना था या उनको पानी था या टॉयलेट फैसिलिटीज हम लोग 5 लाख को देना तो मुश्किल बात है। फिर भी डट के बैठे रहे कि राहुल गांधी को सुने। और राहुल गांधी उन्होंने अच्छा मैसेज दिया हम लोगों को कि हम जब आएंगे तो फार्मर्स के लिए हम ये करेंगे जो पॉलिसी बोला है और हमारी डिक्लेरेशन हुई उसे बहुत ही खुश। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने संजीवया पार्क पहुंचकर मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला दामोदर संजीवया की खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया और कुछ देर तक भजन की समाअत की। साबिक वजीर आला संजीवया के अफराद खानदान से भी उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक एमपी अंजन कुमार यादव, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन मौजूद थे। इनकलाबी शायर गदर की क़यादत में मैनेजिंग एडिटर सियासत जहीर अली खान, कांची एलैया, प्रोफेसर पुरुषोत्तम, प्रोफेसर हरि कृष्णा गोपाल, मुरली मनोहर, वरंगल रवि और दीगर ने होटल ताज कृष्णा में साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी से तकरीबन 45 मिनट तक रियासत के ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाद अज़ा इनकलाबी शायर गदर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को वरंगल के जलसे आम में रईतू डिक्लेरेशन का ऐलान करने पर मुबारकबाद देने के अलावा रियासत के मौजूदा सियासी हालात से वाकिफ करवाया।
ఇండిపెండెంట్ డిసిషన్. నా పంటను నేను ఇంతకే అమ్ముతా, లేకుంటే మీ ఫ్యాక్టరీలో పండిన ఆ సారా గీర రైస్ పనుకో. అంటే ఇది తెలంగాణ వరకు చెప్తున్నారా మీరు? దేశవ్యాప్తంగా రైతు పరిస్థితి అంటే తెలంగాణ ఎట్లా ఉంది రైతు పరిస్థితి? నేను ప్రియమైన మిత్రుల, నా 75 ఏళ్ల జీవితం, నా 25 ఏళ్ల తుపాకీ తూటా జీవితం, నేను రైతాంగం ప్రజల అడుగులే బతికిన. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణ రాకముందు తెలంగాణ ప్రజలు చూశారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా రైతాంగం గుణాత్మకమైన మార్పు రాలేదు. దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి. మార్పు రావడం కాదు, గుణాత్మకమైన మార్పు రాలేదు. ఉదాహరణకి కావేరీ నీళ్ళు వచ్చినాయి, 1 ఎకరానికి కూడా అంతే అప్పు ఉన్నది, 10 ఎకరాలకు కూడా అంతే అప్పు ఉన్నది. ఈ పరిస్థితి మారాలనేది నా ఉద్దేశం. కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ डिसीजन। राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना के मौके पर मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद पर बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में इख्तिदार हासिल कर रही है और राहुल गांधी चाहे कितने भी दौरे कर लें, वो बीजेपी को इख्तिदार में आने से नहीं रोक सकते। तेलंगाना के प्रभारी हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कल तेलंगाना में हैदराबाद में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। सीधे तौर पर भड़काऊ भाषण दे रहे थे वो। ऐसा है कि मूर्खतापूर्ण बयान है। देश के हर नागरिक का एक अलग तरह का प्रेम श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, क्योंकि मोदी जी देश को आगे लेके आए। मोदी जी देश को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पर चला रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है और आज देश के अंदर देश का मुसलमान भी मोदी जी के साथ है, देश का हिंदू भी मोदी जी के साथ है, देश का जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो, हर समाज, क्योंकि गरीब के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो गरीब की डेफिनेशन में जो भी आता है आज मोदी जी के साथ खड़ा है। बाकी ओवैसी साहब जिन्ना बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और ये राजनीतिक पिच पर जो बयान देते हैं और उनको लगता है कि इससे कोई वोट बैंक बढ़ने वाला है। मेरी उनसे निवेदन है, वोट बैंक की राजनीति में देश की एकता व अखंडता को दांव पर मत लगाएं। अब दलित बेटे की हत्या होती है तो क्या हत्या पर सरकार को कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? क्यों नहीं उठाया केसीआर गवर्नमेंट ने? और ये केसीआर की बी टीम, टीआरएस की बी टीम तेलंगाना के अंदर काम कर रही है और अपनी ए टीम को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देश के एससी कमीशन ने आज वहां विजिट रखी है। मैं समझता हूं उस दलित बेटे को न्याय मिलना चाहिए। देश की समानता का अधिकार हर व्यक्ति के पास है। ओवैसी साहब, उस अधिकार का अगर हनन होता है तो हनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हत्या करने वाले बख्शे नहीं जाने चाहिए। नहीं, लेकिन इसके अलावा भी वो ये कह रहे हैं कि इसमें तो सरकार ने कार्रवाई की है, हम जानते हैं कि एक हिंदू का मर्डर कर दिया गया है और हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इसको अलग ही आईने से, अलग ही चश्मे से देखा जा रहा है। लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही। वहीं वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है कि अब जो है मुसलमानों को हथियार उठाना पड़ सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करना, लेकिन क्या कारण है कि ओवैसी साहब आपको दलित वक्फ बोर्ड की इमलाक अल्लाह की अमानत होती है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वक्फ इमलाक की हिफाजत बोर्ड अराकीन की लाजमी जिम्मेदारी है। वक्फ से जो भी आमदनी होगी उससे मुस्तहिक लोगों की मदद की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला महमूद अली ने वक्फ बोर्ड के इजलास को मुखातिब करते हुए किया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन की हैसियत से मोहम्मद मसीहुल्लाह खान का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। इस पर एक तकरीर मुनक्किद की गई जिसमें वज़ीर दाखिला महमूद अली ने शिरकत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन की हैसियत से मोहम्मद मसीहुल्लाह खान के नाम को खतियत दी थी, जिसकी तमाम अराकीन ने तायद की।
वजीर मौसूफ ने कहा कि मौजूदा वक्फ बोर्ड में तमाम अफराद बासलाहियत और काबिल हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मोहम्मद मसीहुल्लाह खान अपने वादे के मुताबिक वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे। वक्फ बोर्ड के लिए दरकार स्टाफ का तकर्रुर किया जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए काफ़ी वक्त लगा है, जिसकी वजह से कई काम रुके हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अलावा तमाम 32 अजला में वक्फ कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी ताकि हैदराबाद के अलावा अजला की वक्फ जायदादों की हिफाजत हो सके। मैं पहले अल्लाह के रसूल के बाद हमारे सीएम साहब और ख़ासकर मेरे जो पॉलिटिकल गुरु है हमारे मंत्री साहब और जितने मेंबरात है, खासकर हमारे पार्टी के एमएलसी साहब फारूक हुसैन साहब, जितने मेंबर हमारे जावेद साहब है और कौसर हुसैन साहब में कौसर मोहिउद्दीन साहब, जितने भी मेंबरात है हमारे, मैं सबका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग सीएम साहब ने मेरे को इतने बड़े अहदा नवाजा है, मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इस हज कमेटी में वो करने के बाद मेरे को फिर वापस एक मौका दिया गया है कि वक्फ बोर्ड करने के लिए। और ख़ासकर इसके अंदर वक्फ की जितने जायदाद है ये सब लोग अपने वक्फ करते हैं, खासकर अपने जितने यतीम वसीर के लिए करते थे और ये सब अल्लाह की घर की प्रॉपर्टीज है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारा स्टाफ हमारे खासकर मेंबरात पूरे मिलकर ये प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छा सेव करेंगे। वो इससे जो भी हालात थे इससे अच्छा हम करेंगे और अल्लाह के रसूल के बाद इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अच्छा काम कर कर जितना तहफ़्फ़ुज़ात हो सके वक्त की प्रॉपर्टियों का इंशाअल्लाह ताला अच्छे से हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को और इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट लेके आएंगे। जो टाइमिंग दी गई है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मैं खुद यहाँ अवेलेबल रहूँगा। कुछ भी आप लोगों की कंप्लेंट्स है, सजेशंस है, आप लोग प्लीज़ आइए, यहाँ रूबरू रहिए, आकर हमारे को कोई भी चीज़ का अगर आपको कंप्लेन है बराबर हम यहाँ पे है। आपको सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हम यहीं अवेलेबल रहेंगे। मैं बोल के नहीं, हमारे मेंबर्स भी आप आकर यहाँ पे हमारे को कंप्लेन भी कर सकते हैं, खासकर कोई भी ऐसी चीज़ है। और मैं खासकर जितने लोग खासकर तेलंगाना स्टेट के जितने मुसलमान भाई हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये प्रोटेक्शन का काम हमारा तो है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग भी ये चीज़ को प्रोटेक्ट करिए। खासकर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमारे तक इन्फॉर्मेशन दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम हमारे मेंबरात हमारा स्टाफ ये चीज़ को वक्फ बोर्ड की जानिब से तमाम मेंबरान की जानिब से सदर का मुंतखब किया गया है, मसीहुल्लाह खान साहब को सदर मुंतखब किया गया, उसके लिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से इस कमेटी के अंदर MP असदुद्दीन साहब भी मौजूद है, हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA साहब मौजूद है, हमारे फारूक भाई साहब MLC मौजूद है, तमाम मेंबरान हैं, हमारे सीनियर बार काउंसिल के मेंबर हमारे जावेद साहब मौजूद है जो बहुत सीनियर है, मलिक मोहतसिम साहब है, हमारे आगा साहब है, हमारे बंदगी साहब है। तो एक से एक तालीम याफ्ता लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से। इंशाअल्लाह ताला हमारी कलेक्टर साहिबा तो बहुत वनपति कलेक्टर है, तो इसमें बहुत अच्छा ग्रुप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से काम होगा। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मसीहुल्लाह साहब पाबंदी से जिसका वादा किए है उनके साथ वक्फ बोर्ड के जो हमारे CEO वक्फ बोर्ड है और इनका पूरा स्टाफ हमेशा हम सुबह मौजूद रहेगा। और लोग जो है काफी दिन से उनके इंतखाब होने से काफी टाइम लगा है, उसके लिए काफी पेंडिंग इश्यूज है। इंशाल्लाह तमाम मेंबरों से मेरी गुजारिश है चेयरमैन साहब से कि आप सब मिलकर मुत्तफिका तरीके से फैसले लेते हुए वक्फ बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाइए। और वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट बहुत अहम डिपार्टमेंट है, सारे मुसलमानों की नजर होती है तो किसी और डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट में होती है। तो इंशाल्लाह इस मरतबा मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो जायदादों को डेवलप करना है उसे भी जरूर डेवलप किया जाएगा, वक्फ के किरायों में इजाफा किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती हज कमेटी की तश्कील का ऐलान कर दिया है, जिसमें 14 अराकीन को शामिल किया गया। अराकीन में सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज और MLC फारूक हुसैन को शामिल किया गया। इनके अलावा साबिक रुकन काउंसिल मोहम्मद सलीम और दीगर इसमें शामिल हैं। करीमनगर जिले से मजलिस के सदर करीमनगर टाउन सैयद गुलाम अहमद हुसैन, सैयद इरफानुल हक, निजामाबाद से नवीद इकबाल, सिद्दीपेट से जाफर खान, नलगुंडा से आसिमा सुल्ताना और दीगर अजला को भी नुमाइंदगी दी गई है। 9 मई को अराकीन के इजलास में सदर नशीन का इंतखाब होगा।
तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को किए गए ट्वीट में कहा कि आपके खुद बीजेपी के रुकन असेंबली का कहना है कि कर्नाटक का वजीर आला उनको बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए रिश्वत देने की ख्वाहिश की गई थी। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि उनको 40% कमीशन अदा करना पड़ता है। यहाँ तक कि मठ के साधुओं का कहना है कि उन्हें 30% कमीशन अदा करना पड़ता है। कुछ कहना है ईडी, आईटी, सीबीआई के लिए कोई आदेश। तेलंगाना के वजीर आला के फजल व रियासत के हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर जो सोशल मीडिया पर सरगर्म रहते हैं, उन्होंने इस तंजिया ट्वीट के साथ अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज केटी रामाराव ने हफ्ते को वरंगल के काकतिया मेगा टेक्सटाइल्स पार्क में काइट्स गारमेंट्स का संग बुनियाद रखा। ये सनत 1600 करोड़ रुपए के मसारिफ से कायम की जा रही है, जिसके जरिए वरंगल के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के कई मौके मिलेंगे। केटीआर ने गणेश ग्रुप के 2 यूनिट्स का भी इफ्तिताह किया, जिसमें 550 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। इन 3 यूनिट्स के जरिए तकरीबन 16,000 अफराद को मुलाजिमतें हासिल होंगी। काइटेक्स यूनिट्स के जरिए ही तकरीबन 15,000 अफराद को रोजगार हासिल होगा। इस ग्रुप ने कबल रियासत तेलंगाना में तकरीबन 2,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया था। 1600 करोड़ के मसारिफ से एक यूनिट का संग बुनियाद रखा गया और बाकी सरमायाकारी जिले रंगारेड्डी के सीतारामपुरम में कायम किए जाने वाले यूनिट में की जाएगी। केरला से ताल्लुक रखने वाली काइटेक्स कंपनी ने तेलंगाना में सनतों के क़याम के लिए जो मराद और सहूलतें दी जा रही हैं, उनसे मुतासिर होकर इस रियासत का इंतखाब किया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साबो जैकब ने हुकूमत केरला के इंतजामिया के साथ इख्तलाफात के बाद केरला से तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। वो अपने यूनिट्स के क़याम के लिए नए मकामात की तलाश कर रहे थे। आखिरकार तेलंगाना ने उनसे रुजू होकर रियासत में सरमायाकारी की ख्वाहिश की। जराये ने बताया कि जैकब ने कोविड की वजह से सफरी मुश्किलात के पेश नज़र तेलंगाना के दौरे से माजूरी जाहिर की थी, जिसके बाद हुकूमत तेलंगाना ने कोई वक्त ज़ाय किए बगैर ही जैकब और उनकी टीम के लिए एक चार्टेड फ्लाइट का इंतजाम किया था। बाद वो तेलंगाना पहुंच गए और कहा था कि मुल्क भर में तेलंगाना ऐसी वाहिद रियासत है जहां बिजनेस दोस्त माहौल फराहम किया गया है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को पार्ट टाइम सियासतदान करार दिया और कहा कि राहुल गांधी को पुल हिंद कांग्रेस का सदर बनाने का पेशकश किया गया था, लेकिन वो सदर के ओहदे को कबूल करने के बजाय राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफिस में अरकान असेंबली दानम नागेंद्र, एम गोपीनाथ, कालेरू वेंकटेश और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी ने वरंगल के जलसे आम से खिताब करते हुए किसानों में इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश की, लेकिन किसान कांग्रेस की नीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि वरंगल डिक्लेरेशन के नाम पर किसानों को धोखा देने की कांग्रेस फिर एक मरतबा कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि आया ये डिक्लेरेशन तेलंगाना के लिए है या सारे मुल्क के लिए, क्योंकि कांग्रेस ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में कहीं भी किसानों के कर्ज माफ नहीं किए जा रहे हैं। ఒకవైపున పెండింగ్ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేస్తూ కాళేశ్వరం లాంటి ప్రపంచంలో ది బెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు అని చెప్పి మనం చెప్పలే, కేంద్ర ప్రభుత్వమే సర్టిఫై చేసినటువంటి. కానీ అసలు ఈ రాష్ట్రంలో కేటీఆర్ గారు చెప్పినట్టు టూరిస్టులు వచ్చిపోతున్నారు, టూరిస్టులలాగా వచ్చిపోతున్నారు, సంతోషం. కానీ వచ్చిన వాళ్ళు మొన్న లద్దా గారు వచ్చి ఏదేదో మాట్లాడిపోయాడు. ఆయన అసలు వాళ్ళ రాష్ట్రం, ఆయన ఆల్ ఇండియా బీజేపీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్. మీ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయా చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకవైపున డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, రెండో వైపున వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. రెండోది నిన్న वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि पंजाब में किए गए वादों में से एक भी वादे को पूरा ना कर पाने वाली कांग्रेस अब तेलंगाना में नए ड्रामे कर रही है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस जिन रियासतों में बरसरे इख्तियार है, क्या उन रियासतों में तेलंगाना की तरह डिक्लेरेशन का कांग्रेस ने ऐलान किया। निरंजन रेड्डी ने पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में टीआरएस के अरकान असेंबली बालका सुमन और वेंकटेश्वर रेड्डी के साथ मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी से पूछा कि 75 बरस की हुक्मरानी के दौरान कांग्रेस ने किसानों के इंश्योरेंस के बारे में क्या सोचा। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने रैतू बंधु के तहत किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई। उन्होंने कहा कि साल 2017 में पंजाब के किसानों से जो वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, इसीलिए उस रियासत की आवाम ने कांग्रेस को शिकस्त दी।
शहर हैदराबाद की सीढ़ियों वाली एक और कुएं की बहाली का काम किया गया। अरविंद कुमार स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की ने इस खुसूस में ट्वीट किया। शहर के सीढ़ियों वाले कुओं को बहाल करने और उनको असली हालत में वापस लाने की वसाई के जिम्मन में मसरूफ अरविंद कुमार ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA की जानिब से रिकॉर्ड वक्त में चोटूपल की सीढ़ियों वाले कुएं को बहाल करने का काम किया गया। उन्होंने इस काम और देखभाल के लिए कमिश्नर चोटूपल बल्दिया हरिनाथ रेड्डी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस ट्वीट में वजीर बल्दी नजमुनत KT रामाराव को भी टैग किया। साथ ही अरविंद कुमार ने इस कुएं की पहली हालत और फिर इसको बहाल करने के बाद की हालत वाली तस्वीर को भी पोस्ट किया। अरविंद कुमार कबलजी शहर हैदराबाद की कई यादगार तारीखी इमारतों को बहाल करने और उनकी मरम्मत के काम के लिए मशहूर हैं, जिस पर मुख्तलिफ गोशों से उनकी सताइश की गई है। अब दो खबरें जो शहर और रियासत से जुड़ी हैं लेकिन मुख्तलिफ हैं। महकमे मौसमियात ने हफ्ते को पेशकशी की है कि आने वाले 5 दिन के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर हल्की औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। एक बुलेटिन में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कुछ मकामात पर बारिश हुई। जुमे को आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। कबल अज़ीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक और खबर जो इसी से जुड़ी है, जहां एक तरफ बारिश की पेशकशी की गई है, वहीं तेलंगाना में हीट वेव के लिए भी एक अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर आइंदा 2 से 3 दिन मजीद बरकरार रहेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफ़ी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। दोनों रियासतों में लू लगने के सबब अमवात का भी पता चला है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब दीगर सेहत से मुतालिक शिकायत भी मौसूल हो रही है। शहर के इलाके मलकपेट सलीमनगर कॉलोनी में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में आज सुबह भयानक आग लग गई। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त हॉस्पिटल में मरीज, डॉक्टर्स और अमला मौजूद था। अहम खुशकिस्मती की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी के झुलसने की कोई इतला मिली। इतलात के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से हॉस्पिटल में आग लग गई। आग लगते ही हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों, उनके रिश्तेदारों और अतराफ व अकनाफ में रहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करके हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों और नौमौलूद बच्चों के अलावा स्टाफ को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने बताया कि आग लगते ही वहां से मरीजों को करीब में वाक़ दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लाखों रुपए मालियाती नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।